Hi viewers, welcome to my YouTube channel English Learning and Chit Chat. Hope you are doing well. Our today's video is a complete package about pronouns. All kinds of pronouns with their definitions and example sentences. And I hope you are gonna learn a lot from this video. It's one of the videos of the series Parts of Speech, and this is number 4 video of the series. Before it, you have watched videos on video number 1, Parts of Speech and Introduction, video number 2, Noun and Kinds of Nouns, video number 3, Adjectives and Kinds of Adjectives. The links of these videos are given in the description section. In case if you have not watched these videos up till now, kindly visit and watch. To watch the upcoming videos of the series Parts of Speech, subscribe to my channel and press the bell icon for early notifications of the videos. Let's start with our video. Guys, we may say Aslam is absent because Aslam is ill. But the better expression is to avoid the repetition of the noun Aslam. बेहतर तौर पर हम अपनी बात को इस तरह से कह सकते हैं, असलम इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. अब दोनों सेंटेंसेस में आप देखें कि उनके मफ़हूम में कोई भी फ़र्क नहीं आया है. सिर्फ हमने ये किया है कि दूसरे पार्ट में सेंटेंस के असलम की जगह पे वर्ड ही यूज़ कर दिए, जिससे हमने नाउन असलम की रेपिटिशन को अवॉइड किया और एट द सेम टाइम ये करने की वजह से हमारा एक्सप्रेशन भी ब्यूटीफाई हो गया. खूबसूरती से हमने अपनी बात को कह दिया. तो ये जो वर्ड ही है जिसको हमने असलम की जगह पे यूज़ किया है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं. अ वर्ड दैट इज़ दस यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन. ऐसा लफ्ज़, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं. अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन. आपको बताती चलूँ, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन. सो वी कैन से a pronoun is used in place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep saying or writing that particular noun. प्रोनाउन एक स्पेसिफिक नाउन जिसको हम पहले सेंटेंस में कह चुके होते हैं, उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बोलने में या हमारे लिखने में उस नाउन को बार बार हमें कहना ना पड़े. जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, असलम इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. तो हमने यहाँ पे असलम जो कि पहले से सेंटेंस में मेंशन्ड वर्ड था, मेंशन्ड नाउन था, उसकी जगह पे हमने ही को यूज़ किया, तो ही इज़ अ प्रोनाउन. इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. अहमद इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इस एग्जांपल में आप देखें, अहमद जो नाउन है उसका जिक्र हुआ और उसके बाद जब हमने दूसरी दफ़ा उसके बारे में दूसरी बात कहनी थी तो उसके लिए अब हमने ही वर्ड यूज़ किया है, अहमद नाउन को रिपीट नहीं किया है. इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखिए, द प्रिंसिपल डिवाइज्ड सेवरल रूल्स, ही वांटेड द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज दैम. इस एग्जांपल में द प्रिंसिपल की जगह पे नेक्स्ट सेंटेंस में हमने वर्ड ही यूज़ किया है और इसी तरह से सेवरल रूल्स का जो जिक्र है उसको हमने देम से रिप्लेस कर दिया है. ही वांटेड द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम. यहाँ पे जो देम है इट स्टैंड्स फॉर सेवरल रूल्स, यानी हमने सेवरल रूल्स की रेपिटिशन को अवॉइड करते हुए उसकी जगह प्रोनाउन देम लगा दिया है. प्रोनाउन को डिस्कस करते वक्त दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंटीसीडेंट एंड रेफरेंट. द वर्ड और द फ्रेज दैट अ प्रोनाउन रिप्लेसेस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन. वो नाउन या वो नाउन फ्रेज जिसको प्रोनाउन रिप्लेस करता है उसको हम एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन कहते हैं. जैसे अभी हमने जो पीछे एग्जांपल देखी, the principal devised several rules. He wanted the students to memorize them.
अब यहाँ पे ही हमने यूज़ किया था द प्रिंसिपल के लिए, तो द प्रिंसिपल जो है ये ओरिजिनल नाउन, ये एंटीसीडेंट है इस एग्जांपल में। जबकि जो प्रोनाउन ही हमने यूज़ किया है, इट्स द रेफरेंट। रेफरेंट हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिफर्स बैक टू द ओरिजिनल नाउन, क्योंकि ये हमें पीछे ओरिजिनल नाउन की तरफ लेके जाता है। द एंटीसीडेंट एंड द प्रोनाउन मस्ट एग्री इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड जेंडर। हमें ये देखना होता है कि जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है या प्लूरल, वो उसका जेंडर क्या है, यानी वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, और उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोनाउन यूज़ करना होता है। इस एग्जांपल में द प्रिंसिपल सिंगुलर था, इसलिए हमने उसके लिए ही यूज़ किया। नाउ सी व्हाट्स अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। A subject pronoun works as the subject of the verb in a sentence. A subject pronoun normally replaces the subject or object of the previous sentence. Subject pronoun sentence में verb के subject का काम करता है और ये previous sentence के subject को या फिर object को, जो कि हम जानते हैं कि कोई noun ही होगा, उसको replace करता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ये सिर्फ सब्जेक्ट को ही रिप्लेस करेगा। एक्चुअली ये अपनी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए हमने उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन का नाम दिया है। वो अपने से प्रीवियस सेंटेंस के या अपने से प्रीवियस जो भी उसका एंटीसीडेंट होगा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मोहित can't attend the class, he is not feeling well। यहाँ पे ही जो है इट रिप्लेसेस मोहित, मोहित को रिप्लेस कर रहा है ही। मोहित सेंटेंस में सब्जेक्ट है और यहाँ पे ही जो है उसने एक सब्जेक्ट को रिप्लेस किया, और जो सेंटेंस है ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट इज़ वाई वी कैन कॉल ही अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। आलिया टोल्ड सम स्टोरी, इट सीम्स इंटरेस्टिंग। इस एग्जाम्पल में इट ने रिप्लेस किया है सम स्टोरी को। फर्स्ट सेंटेंस में सम स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है और इट ने रिप्लेस किया फिर एक ऑब्जेक्ट को, जबकि इट वाले सेंटेंस पे अगर आप देखें इट सीम्स इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे इट वर्क कर रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, सो हम इट को सब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। लेट्स सी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वर्क एज द ऑब्जेक्ट और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, रिप्लेसिंग द एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट। दिस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के बाद भी हम प्रोनाउन की ये फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। वी शैल एंजॉय हॉलीडेज टुगेदर, I have a great idea for you। अब यहाँ पे you जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये for के बाद भी यूज़ हुआ है, यानी आफ्टर प्रपोजिशन वाली एग्जांपल में भी हम इसको कोट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल है tell him that I like his present। यहाँ पे भी him एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। Let's start with kinds of pronouns। The first kind of pronoun is personal pronouns. Personal pronouns are those associated with a certain person, thing or group. Personal pronouns किसी ख़ास शख्स, चीज़ या ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनकी जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं। तमाम के तमाम पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, दे, ही, शी, इट के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, यानी उनके वो एक उनका अपना नंबर होता है। सिंगुलर के लिए हम अलहदा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए हम अलहदा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सवाए यू के। यू एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। पर्सनल प्रोनाउंस स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं और ये किसी प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं ज़्यादातर। और प्रॉपर नाउन क्या? द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी ख़ास शख्स या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। या फिर पर्सनल प्रोनाउंस रिप्लेस करते हैं कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स को।
जैसे आर बीइंग, क्लास, फॉरेस्ट, ये कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स हैं। इनको रिप्लेस करने के लिए भी पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू मेन ग्रुप्स, one referring to the subject of the sentence and the other referring to the object of the sentence. पर्सनल प्रोनाउंस के दो ग्रुप्स हैं, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिफ़र करता है और दूसरा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है। द फर्स्ट इज़ यूज टू रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड दे। ये ग्रुप जो है पर्सनल प्रोनाउंस का, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिफ़र करता है। यानी जब हमने सब्जेक्ट की जगह पे किसी पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करना होता है तो उनकी ये वाली फॉर्म्स आती हैं। आप नोटिस करें कि इस लिस्ट में यू 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। उसकी वजह क्या है कि यू कैन बी सिंगुलर एंड यू कैन बी प्लूरल। यानी यू जो है वो किसी एक पर्सन को भी एड्रेस कर सकता है और इसी तरह से यू जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को भी एड्रेस कर सकता है। यानी वो किसी एक शख्स को भी रिप्लेस करने के काम आ सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्लेस करने के भी काम आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर अ लेज़ी बॉय, यहाँ पे यू सिंगुलरली यूज़ हुआ है, जबकि हम इस तरह से भी कह सकते हैं ऑल ऑफ़ यू ओपन योर बुक्स। पूरी क्लास को आपने ये बात कही है, तो सबके लिए भी आपने वर्ड यू ही यूज़ किया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। फर्स्ट एग्जांपल, जमील एंड अहमद आर फ्रेंड्स, दे प्ले बास्केटबॉल टुगेदर। इस एग्जांपल में जमील एंड अहमद आर नाउन और वो एंड से कनेक्टेड हैं। जमील एंड अहमद दोनों को रिप्लेस किया है वर्ड दे ने, इसलिए ये प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन होगा। सेकंड एग्जांपल में, इफ़ द थीफ इज़ कॉट ही विल बी पनिश्ड। ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है द थीफ के लिए। एंटीसीडेंट थीफ सिंगुलर है, इसलिए हमने ही जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है उसको यूज़ किया है। थर्ड एग्जांपल में देखें, अकरम इज़ अ वेल्दी मैन बट अहमद हैज़ मोर मनी दैन ही। इस एग्जांपल में ही ने रिप्लेस किया है नाउन अकरम को। अभी हमने पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट ग्रुप को देखा जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे शामिल हैं। अब हम सेकंड ग्रुप ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को रिप्लेस करेगा। इस लिस्ट में कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सहर सेंग द सॉन्ग टू मी। इस एग्जाम्पल में मी पर्सनल प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, मोनी लॉस्ट हिज पेट एंड कुडंट फाइंड इट। इस एग्जाम्पल में हिज पेट को रिप्लेस किया है इट ने। हिज पेट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, तो एक ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया है इट ने, इसलिए ये सेकेंड ग्रुप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से बिलोंग करता है। Next kind of pronoun is possessive pronouns. Possessive pronouns replace the nouns of the possessive adjectives. Possessive adjectives कौन कौन से हैं? My, our, your, her, his, their, its. Possessive adjectives शो करते हैं मलकियत को, possession को। For example, my car, मेरी कार, आपकी मलकियत में जो कार है। अब my is the possessive adjective and car is the noun. तो possessive adjectives के nouns को जो word replace करेंगे, इन nouns की जो words जगह लेंगे, they are called possessive pronouns. और possessive pronouns कौन कौन से हैं? Mine, ours, yours, hers, his, its, theirs. प्रोनाउन हु की भी पोजेसिव फॉर्म है और वो हुज है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की। आई थॉट माई वॉच वॉज लॉस्ट बट द वन लाइंग ऑन द टेबल वॉज माइन। इस एग्जांपल में माइन पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि इट रिफर्स टू माई वॉच। सेकेंड एग्जांपल,
Those 4 suitcases are ours. अब इस एग्जाम्पल में ours एक possessive pronoun है because it refers to 4 suitcases. Next example is you can stay either in her room or theirs. Hers is better than theirs. आप उसके कमरे में ठहर सकते हैं या उनके कमरे में ठहर सकते हैं, लेकिन उसका कमरा उनके कमरे से बेहतर है. इन दिस एग्जाम्पल हर जो हर रूम में है वो हर जो है डेट इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव, जबकि हर्स और देयर्स दे आर द पोजेसिव प्रोनाउंस क्योंकि उन्होंने रिप्लेस किया है हर रूम को एंड देयर रूम को. The next kind of pronoun is reflexive pronoun. When self, S-E-L-F, when self is added to my, your, his, her and it, and selves, S-E-L-V-E-S, the plural form of self, is added to our, your and them, we get compound personal pronouns. जब self को या selves को पर्सनल प्रोनाउंस के साथ ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है, तो हम फिर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को हासिल करते हैं. और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है जब सब्जेक्ट जो फेल सरंजाम देता है वो उसी की तरफ पलटता है. मतलब ये कि जब सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करे वो खुद पर ही परफॉर्म करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने ज़ख्मी किया किसको? खुद को. तो यहाँ पे माई सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि सब्जेक्ट का करने वाला फेल सब्जेक्ट पर ही परफॉर्म हो रहा है. ये बात याद रखिएगा कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, कैदी ने खुद ही फांसी ले ली. दे इंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद अपनी कंपनी को इंजॉय किया. क्विट योर सेल्व्स लाइक मैन, यहाँ योर सेल्व्स ऑब्जेक्ट है. द गर्ल्स हिड देमसेल्व्स. इन चारों एग्जाम्पल्स में पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स ने मिलकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिए हैं. बट समटाइम्स compound personal pronouns are used for the sake of emphasis and they are not used as an object in the sentence, rather they can appear right after the subject in the sentence. यानी कभी कभार हम compound personal pronouns को सेंटेंस में किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए, ताकीदन कोई बात करने के लिए या किसी चीज़ की अहमियत को वाज़े करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो उस वक्त ये सेल्फ फॉर्म वाले पर्सनल प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं कहलाते और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते, बल्कि इनको फिर हम एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. I will do it myself. I will do it myself. अब इस सेंटेंस में it is the object of the sentence. Myself is not the object of the sentence. Rather, we have used myself to emphasize. सिर्फ हमने emphasis देने के लिए myself को यूज़ किया है कि मैं खुद ही, यानी मैं ही इसे करूँगा. So myself एक emphatic pronoun हुआ, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकेंड एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ एडमिटेड हिज क्राइम, उसने खुद ही अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया. अब क्राइम जो है सेंटेंस में इट्स एन ऑब्जेक्ट, जबकि हिमसेल्फ इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. सो हिमसेल्फ इज़ एन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद ये बात सुनी या मैंने खुद ये रिमार्क सुना. अब रिमार्क इज़ द ऑब्जेक्ट एंड माई सेल्फ इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, रादर माई सेल्फ इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. सो दिस इज़ एन इंटेंसिव और एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. होप गाइज आपको इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ आ गया होगा. इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन अपॉन इटसेल्फ। सब्जेक्ट अपने ऊपर ही काम सरंजाम देता है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम देता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। सेंटेंस में एक अपना ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बात पर जोर देने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns indicate closeness of or distance from the speaker. बात करने वाले से नज़दीकी या दूरी के कॉन्सेप्ट को जाहिर करता है demonstrative pronoun. This, these, that, those are the demonstrative pronouns. यही अल्फाज यानी दिस, दीज और दैट, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बनते हैं जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी जब किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कार इज़ रेड, यहाँ पे दिस इज़ आ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि ये कार को मॉडिफाई कर रहा है, कार को क्वालिफाई करता है। तो जो चीज़ किसी नाउन को मॉडिफाई करती है डैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। और याद रखें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसी नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई नहीं करते, बल्कि वो किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करते हैं, जो कि एक प्रोनाउन का काम है, यानी किसी नाउन या किसी नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होना। समटाइम्स नन, नाइदर और सच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल सच आर वेज ऑफ लाइफ। तो हमने जाना दिस, दीज, दैट, दोज के अलावा नाइदर, नन एंड सच भी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। सेकंड, दिस इज़ माय कार। थर्ड, बोथ शर्ट्स आर गुड बट दिस इज़ बेटर देन दैट। हरी अप, that's like a good boy. None of these answers are correct. अब इन 5 examples में आप देखें that, this and none are the demonstrative pronouns. Next kind of pronoun is indefinite pronoun. Indefinite pronouns refer to persons or things in a general way without saying exactly who or what they are. मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन नाउन की जगह पर एक जनरल वे में इस्तेमाल होते हैं जब हम ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली वो नाउन क्या हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं। मतलब वो नाउन कौन से पर्सन्स हैं या वो नाउन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी जगह पर जब हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और वो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हम पीपल या पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं उनके एंड पर बॉडी या वन आता है, जैसे एवरीबॉडी, एनीवन एट्सेट्रा। और वो प्रोनाउंस जिनको हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं उनके एंड पर थिंग आता है, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग एट्सेट्रा। जब हम बात करते हैं एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, एवरीवन या ईच वन की, तो अगर हमें इनके लिए प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो हम ही या शी इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडीज़। अब यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीवन, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि क्लास में किस लड़के की बात हो रही है, और इसके लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज़ करना पड़ा तो हमने यूज़ किया हिज स्टडीज़। लेकिन आजकल ज़्यादा यूजुअली ये यूज़ हो रहा है कि प्लूरल प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं हम एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन या फिर ईच वन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनीवन कैन डू इट इफ़ दे ट्राई। लेकिन ये ज़्यादा इनफॉर्मली हम यूज़ करते हैं। फॉर्मल वे में जब हमने लिखना हो तो फिर हम ज़्यादातर सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही या फिर शी। लेकिन अगर आप दे भी यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग कंसिडर्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। फर्स्ट एग्जाम्पल, एवरीबडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट। हर एक ने कॉन्सर्ट इंजॉय किया। यहाँ पे एवरीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, इट वॉज़ अ वेरी क्लियर डे, वी कुड सी एवरीथिंग।
चीज़ के लिए चूँकि हम एवरीथिंग या एनीथिंग यूज़ करेंगे, तो एक साफ दिन था ये, हम हर एक चीज़ देख सकते थे। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम आर बोर्न ग्रेट, यहाँ पर सम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि किन पर्सन्स की बात की है हमने। एग्ज़ाम्पल नंबर 4, हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ। अब इस एग्ज़ाम्पल में एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि किस शख्स की बात हो रही है, कौन सा नाउन है। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज़ distributive pronoun. Distributive pronouns describe members of a group separately and not collectively. They refer to persons or things one at a time. मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी ग्रो या मजमूए के मेंबरान को एक एक करके बताते हैं, वो कलेक्टिवली उनके बारे में बात नहीं करते। एक वक्त में एक के लिहाज से वो पर्सन्स या थिंग्स के बारे में बताते हैं। इसी वजह से वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आता है। ईच, आइदर और नाइदर आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि ईच इज़ यूज टू डिनोट एवरीवन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली। ज़्यादा सारे पर्सन्स या थिंग्स में से किसी एक को बतौर वाहिद ज़ाहिर करने के लिए हम ईच यूज़ करते हैं। एंड आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू। जब दो में से हमने किसी एक की बात करनी होती है तो हम आइदर यूज़ करते हैं। एंड नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ द टू। और दो में से अगर हमने ये कहना हो कि ये भी नहीं और वो भी नहीं, यानी दो में से हमने किसी एक की भी बात ना करनी हो, तो फिर हम नाइदर यूज़ करते हैं। ये दरअसल नेगेटिव ऑफ आइदर है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईच टुक इट इन टर्न। दूसरी एग्जाम्पल, आइदर ऑफ यू कैन गो। आप में से कोई भी एक जा सकता है, यानी दो लोगों में से कोई एक जा सकता है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज़ ट्रू। दोनों इल्ज़ामात में से कोई एक भी दुरुस्त नहीं है। चूँकि अब यहाँ पे हमने नहीं का सेंस देनी थी, नहीं को शो करना था, नेगेटिव सेंस देनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर नाइदर लगाया। दोनों में से कोई एक इल्ज़ाम भी दुरुस्त नहीं है। ईच ऑफ द बॉयज़ रिसीव्ड अ प्राइज़। हर एक लड़के ने अपना इनाम वसूल किया। Next kind of pronoun is relative pronoun. A relative pronoun relates to some noun going before, which is called its antecedent. Relative pronoun दरअसल सेंटेंस में पहले से मौजूद नाउन से रिलेट करता है और जो कि इस relative pronoun का antecedent कहलाता है। Actually, relative pronoun introduces the relative clause, that is an adjective clause, and connects it to an independent clause, और उसे एक independent clause से मिला देता है। यानी हम ये कहेंगे कि relative pronoun एक pronoun तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो conjunction का काम भी करता है, वो दो clauses को आपस में मिलाता भी है, वो एक connector भी है। For example, मैं कहूँ I met Aisha, एक सेंटेंस है ये। और अब अगर हम इसका दूसरा सेंटेंस देखें कि आयशा हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम मिलाएंगे तो इट विल बिकम आई मेट आयशा हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। अब यहाँ पे वर्ड हु जो है उसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया, यानी कंजंक्शन का भी काम किया, और इसके साथ साथ हु ने आयशा को रिप्लेस किया, यानी नाउन की जगह पे हमने हु को इस्तेमाल किया, तो हु एक relative pronoun होगा। Relative pronouns are used to make clear what is being talked about in a sentence. They describe something more about subject or the object. हम जानते हैं कि सेंटेंस में नाउन या नाउन फ्रेजेस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर उन नाउन या नाउन फ्रेजेस को रिप्लेस करने वाले प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। सो अब चूँकि बात भी हम प्रोनाउन ही की कर रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस को। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन के बारे में हमें मज़ीद कुछ बताते हैं। इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद कुछ बता रहे होते हैं। अगर आप नाउन
या एडजेक्टिव्स के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं, नाउन एंड इट्स काइंड्स और एडजेक्टिव्स एंड इट्स काइंड्स के नाम से, जिनमें नाउन और उसकी तमाम काइंड्स के बारे में, इसी तरह से एडजेक्टिव्स और उसकी सारी की सारी काइंड्स के बारे में तफसीलन बताया गया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, होम, हुज, विच एंड डैट हैं। कभी कभार व्हाट या व्हेन भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर देते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल नंबर 1, वेयर डिड यू बाय द ड्रेस दैट यू वोर लास्ट वीक। दैट यू वोर लास्ट वीक, ये क्लॉज मॉडिफाई कर रही है ड्रेस को, नाउन को। सो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुई। डैट रिप्लेस कर रहा है नाउन को, ड्रेस को, सो डैट रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पे डैट दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट भी कर रहा है और इसके साथ साथ उसने ड्रेस को रिप्लेस भी किया है। सो ये एट द सेम टाइम एक कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और एक प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, a person who loves nature is a good person. Who loves nature clause modifies the subject of the sentence, that is a person, एक noun, और who loves nature इसीलिए adjective clause होगी और who एक relative pronoun होगा, क्योंकि who replace कर रहा है person को। Third example, our house which was constructed in 1995 is being renovated. हमारा घर जिसकी 1995 में तामीर हुई, तज़ीन नौ की जा रही है उसकी। अब इसमें क्लॉज विच was constructed in 1995 एक एडजेक्टिव क्लॉज है बिकॉज इट मॉडिफाइज आर हाउस, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इज़ आ नाउन, और विच इज़ आ रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि वो एक एडजेक्टिव क्लॉज को या एक रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा है और साथ ही वो हाउस की जगह पे यूज़ हुआ है, मीन्स रिप्लेस किया है एक नाउन को। एग्जाम्पल नंबर 4, दिस इज़ द बॉय होम ऑल प्रेज। यहाँ पे होम इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये याद रखिएगा कि अगर कोई पर्सन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन होम लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे। हु हम उस वक्त लगाते हैं जब हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है। Compound relative pronouns are formed by adding our, so, soever to which, who and what. जब हम relative pronoun which, who और what के साथ ऐड करते हैं ever, so या soever को, तो फिर compound relative pronouns बनते हैं, जैसे whoever, whoso, whosoever, whichever, whatever and whatsoever. These relative pronouns have no antecedent expressed. इन प्रोनाउन से पहले कोई एंटीसीडेंट नाउन मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इनकी। whoever, that is any person who comes is welcomed. Whoever comes is welcomed. Example number 2, whatever, that is anything which. Whatever she performs well, means anything which she performs well. Example number 3, whosoever, that is any and every person who. Whosoever exalts himself shall be abased. Next kind of pronoun is interrogative pronoun, यानी वो प्रोनाउन जो सवाल पूछते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। हु, होम, हुज, what and which are interrogative pronouns. We can usually identify an interrogative pronoun by the fact that they often appear at the beginning of a question. किसी क्वेश्चन के आगाज़ पर interrogative pronoun यूज़ होते हैं। Who, whom and whose refer to questions related to a person or animal, and what refers to an idea, object or event, and which can indicate either a person or a thing. कुछ examples: what do you need? Which will you take? Whose is this pen? Who are you? And whom do you want? Or
Who do you want? आजकल इनफॉर्मल यूज़ में होम की जगह पर हु यूज़ हो जाता है, लेकिन फॉर्मली होम ही यूज़ करना चाहिए। होम और हु दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि किस जगह पर हु को यूज़ करना है और किस जगह पे होम को यूज़ करना है। तो हु विल रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, याद रखिए, और होम विल रिप्लेस द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो फिर हु होगा। और इसी तरह से सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे डैट वुड बी होम। एक छोटी सी टिप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि हु को कहाँ यूज़ करना है और होम को कहाँ यूज़ करना है। आप सेंटेंस में देखें जहाँ पे हु है उसको अपने माइंड में रिप्लेस करके देखें किसी पर्सनल प्रोनाउन के साथ। अगर वो पर्सनल प्रोनाउन को रिप्लेस करने के बाद सेंटेंस अपनी पूरी सेंस देता है तो वहाँ पे हु आएगा। लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में जहाँ पे होम लगना हो वहाँ पे अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को रख के देखें तो वो सेंटेंस अपनी सेंस क्लियर नहीं देगा। एग्ज़ाम्पल देखें, हु इज़ देयर। तो अगर हम इस हु की जगह पे कोई पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं जैसे ही इज़ देयर, तो सेंटेंस अपनी सेंस दे रहा है ही इज़ देयर। इसी तरह से अगर हम ये एग्ज़ाम्पल दें, होम डू यू वांट, अब हम इस होम को रिप्लेस करते हैं ही के साथ या आई के साथ, आई डू यू वांट। तो ये देखें, आई डू यू वांट, ये क्या सेंटेंस है, ये तो सेंस ही अपनी नहीं बना रहा। तो इस तरह से ये एक छोटी सी टिप है जिससे उम्मीद है कि आप आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि किस तरह कहाँ पे होम लगाना है और कहाँ पे हु लगाना है। यहाँ पे आपको एक और बात का भी ख्याल रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी यही वर्ड्स होते हैं, विच, हुज, व्हाट। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं नाउन को और वो उन नाउन के साथ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच वे शैल वी गो, विच वे के साथ आया है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। हुज पेन इज़ दिस, यहाँ पे हुज पेन के साथ आया है यानी उस नाउन के साथ जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। यानी एडजेक्टिव जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो उन नाउन के साथ आएंगे जिनको वो मॉडिफाई करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुज इज़ दिस पेन और विच विल यू टेक, इसमें आप देखें कि वो उन नाउन के साथ नहीं आए बल्कि वो उन नाउन की जगह पे आए। जी, तो आगे देखते हैं कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एवर इज़ एडेड टू एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, whoever told you, and whatever are you reading, or whatever are you talking about. And with this we come to an end. I'm sure you have learned a lot of things from the video and I hope you would like and share the video. Thank you.